अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। तो इसको कहा जाता है वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ खास होने वाला है। स्पेशली मैं कहूँगा कि इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, और साथ साथ इस लेक्चर के अंदर हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअली, जिससे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन, सबका आंसर हम करने वाले हैं। तो बने रहना। तो इस लेक्चर के अंदर वैसे तो आपकी बुक के हिसाब से अगर देखें तो फ़ौरन इसके नीचे उन्होंने रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव कर रखा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन हम वो जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है टेम्परेचर के साथ उसको डिस्कस बाद में करेंगे। उससे पहले सिंपली हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है। आपकी बुक में बाद में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दी है, पहले ये वेरिएशन दिया हुआ है। तो हम पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझेंगे, बाद में ये वेरिएशन देखेंगे। आई समझ? तो बुक में तो दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है, मैं करवा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, तो इसको तो समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे आपने क्लास 10 में भी पढ़ के आ चुके होंगे फिजिक्स के अंदर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, प्रॉपर्टी मतलब होती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल क्या काज कर देता है, अपोजिशन, यानी कि चार्जेस को जो अपोजिशन फेस करनी पड़ती है फ्लो होने के लिए इनसाइड द मटेरियल, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहती है। तो हम लिख सकते हैं जनाब, ये क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच, या क्या कहते हैं, विच अपोजिस, जो अपोज करे द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस के फ्लो को अपोज करे। विच अपोजिस, यानी सब्सटेंस या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है थ्रू इट, यानी कि अपने अंदर में से, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इन इट। आई समझ? ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब इसकी एक डेफिनेशन और भी है साहब, वो क्या है? रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने 9th क्लास में या मैट्रिक में पढ़ा होगा। R = होता है V/A। कहाँ से आता है ये? ओहम लॉ से। V = IR। देन आप कह देते हो जो R है वो V/I होगा, यहाँ से आप इधर डिवाइड कर दें। तो इसके हिसाब से भी हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। बेसिकली ये क्या है? यानी कि रेशो है पोटेंशियल और करंट का। ऐसा है कि नहीं है? अब ये पोटेंशियल कौन सा होता है, ये पीछे पढ़ के आ चुके होंगे। अगर कोई एक कंडक्टर रहे, ठीक है साहब, सर ठीक है, अगर ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसे V कहा जाता है। ये चीज़ पिछले लेक्चर में आपने सीखा है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल, इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल। कहाँ पे होता है? कंडक्टर में। इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। ये V क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर है, EMF नहीं है। अच्छा, पीछे वाला लेक्चर आपने समझा होगा कि इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर टू द, डिवाइड में होता है तो उसको टू द पढ़ते हैं, ठीक है, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसमें जो करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस हिसाब से हम ये डेफिनेशन भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। तो लिख देते हैं जी, क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ, अगर ये चीज़ आपको खुद आ गई है तो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है जी, चलो लिख लेते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल, क्या है साहब? इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट स्पेलिंग वगैरह देख लेना, थ्रू इट। इसे हम क्या कहते हैं साहब? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ज़रा इसके ऊपर थोड़ी और बात की जाए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट वगैरह क्या होगी। R बेसिकली मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहें तो वो क्या है मैथमेटिकल, इसकी बुक के हिसाब से तो वो मैथमेटिकल है जी जनाब, R = V/I है ना, ये मैथमेटिकल इसकी बन गई। लेकिन इसको ये फार्मूला कैसे बना है, कैसे आया, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर बड़ा डिटेल में होने वाला है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, आगे जाके एक एक चीज़ समझेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं जोर नहीं लगा रहा हूँ। तो खैर फिर भी आपको समझाने पे आ जाए तो इसकी यूनिट भी समझा सकते हैं। सर यूनिट बहुत आसान सी चीज़ है, हम खुद भी पढ़ लेंगे, आप छोड़ दें। ओहम है यूनिट, क्या है? ओहम है। तो ओहम को का सिंबल क्या होगा? ऐसा होगा,
उल्टा सा करके ना। तो यहां से 1 ओहम कब होगा जी, यहां से बताएं। 1 ओहम होने के लिए 1 वोल्ट होना होगा और 1 एम्पियर करंट फ्लो करना होगा। इसी चीज को कैसे लिखते हो जी, इसी चीज को लिख सकते हो आप 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट कर देंगे इसको, और 1 एम्पियर, एम्पियर के ऊपर -1 लिखने का क्या मतलब होता है, पर एम्पियर लिख सकते हैं। सही है जी। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट। तो मैं ये डिफाइन यही से बताऊंगा। 1 वोल्ट किसकी इक्वल होता है साहब, 1 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, फिर भी कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है जी। इफ द, क्या कहता हूं देखो, 1 ओहम यानी कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, 1 ओहम यानी कि रेजिस्टेंस, 1 ohm resistance is equal to what, the potential across, if the potential across 1 ohm is defined as लिख दो, या 1 ohm is equal to लिख दो। यहीं से आप डिफाइन कर सकते हो भैया, फिजिक्स में यही तो सब कुछ चलता है। फार्मूला आगे आप डेफिनेशन बना सकते हो, फार्मूला आगे आप उससे यूनिट निकाल सकते हो। बहुत सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आसान बनती है इस तरह, बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा कम देखने को मिलता है। तो देखें 1 ओहम या 1 ओहम इज इक्वल टू कहो, या 1 ओहम इज इक्वल टू, इक्वल का साइन नजर आ रहा है, 1 ओहम इज डिफाइंड एज कहो, 1 ओहम इज इक्वल टू इफ द पोटेंशियल अक्रॉस, अभी बात की थी यहाँ पे, आई समझ, इफ द पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, टू द नहीं करेंगे ना, अभी कहेंगे करंट फ्लो कर रहा है, वो कितना कर रहा है करंट, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन इट विल बी इक्वल टू 1 ओहम। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 ओहम कहते हैं। आई समझ। तो बहुत आसान सी बात थी सर, ये तो हमें भी पता थी, पता लग सकती थी हमें। तो बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन इसकी क्या होगी, अक्सर पूछा जाता है। तो देखें एम्पियर की डायमेंशन एम्पियर रहेगी। सर ऐसा क्यों, करंट देखो डायमेंशन में हम हमेशा क्या करते हैं, बेस क्वांटिटीज की टर्म में लिखते हैं, ऐसा तो होता हुआ चला है अभी तक। तो बेस क्वांटिटी की टर्म में लिखने से लिखना होता है ना। तो अब देखो एम्पियर बेसिकली करंट की यूनिट है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी डायमेंशन निकालें, हमें सिर्फ इधर देखना होगा। देखो डायमेंशन के लिए इस यूनिट पे गौर करना होता है ना साहब, वोल्ट है और साथ में क्या है, पर एम्पियर है। तो एम्पियर तो हमारा पूरा साथ दे रहा है डायमेंशन आने में, क्योंकि वो खुद बेस में है। तो बात रहती है किसकी, वोल्ट की, कि वोल्ट के लिए डायमेंशन क्या बनाएंगे। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, कुछ रफ काम करना होगा, फिर ये चीज साथ साथ चलेगी तो आसान हो जाएगा। ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम निकालने गए, उसके लिए वोल्ट एम्पियर इस यूनिट को छेड़ना होगा हमें। वोल्ट को छेड़ने के लिए क्या करेंगे, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है, ये आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय डेल आर था, ऐसा था ना। अब यहाँ पे मान ले इसके क्रॉस पोटेंशियल v है और डिस्टेंस वगैरह d है, d डिस्टेंस इसने वायर के अंदर मूव किया, तो इसलिए क्या आएगा v बाई डी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। यहाँ से ये वोल्ट है ना, पोटेंशियल है, तो ed रहेगा, वोल्ट क्या रहेगा, ed रहेगा, ईडी आ जाएगी। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है साहब, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू डी वी आ जाएगा। अब देखो फोर्स की यूनिट देख लो, चार्ज की यूनिट देख लो, तो चार्ज भी फिर मसला बेस है, बेस में नहीं आया हुआ है। देखो चार्ज कूलम है यूनिट, लेकिन कूलम बेस यूनिट नहीं है, तो इसलिए चार्ज को जरा उधर उधर करना होगा। फोर्स को तो हम कर सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। तो चार्ज की डायमेंशन क्या है साहब, चार्ज की डायमेंशन क्या है, चार्ज को आप लिख सकते हो, देखो यहाँ से I इक्वल होता है किस चीज़ के, Q बाई टी के, देन Q किसकी इक्वल होगा, IT के, ऐसा है कि नहीं है, Q किसकी इक्वल होगा, IT के। तो यहाँ पे F डिवाइडेड बाई क्या करोगे, IT मल्टीप्लाई D इक्वल टू V कर देंगे। आई समझ जहाँ तक कहा दी। तो फोर्स के लिए क्या करेंगे डायमेंशन, जरा सोचा, फोर्स के लिए क्या करेंगे, फोर्स होता है MA, ऐसा है कि नहीं। अब सबको यूनिट यूनिट में लिख दो, यूनिट यूनिट में लिख दो। तो फोर्स जो है ना MA है, MA है, और D कर दिया, नीचे I कर दिया और T कर दिया। यहाँ तक बात समझियो कि नहीं समझो, यहाँ तक बात समझियो कि नहीं समझो। अब सबकी यूनिट लिखो, मैं से यहाँ पे M है, तो M की यूनिट क्या होगी, kg, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड। ये D है, डिस्टेंस है बेसिकली, तो मीटर होगी, और नीचे आ जाए करंट है तो एम्पियर, टाइम है तो सेकंड। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है सर, ये वो पोटेंशियल के लिए आ रहा है। तो ऊपर ले जाओ, kg रहेगा, मीटर ये, तो मीटर का स्क्वायर होगा, आई समझ। तो सेकंड -2 है, तो ये सेकंड प्लस था, ऊपर जाके माइनस होना है, ऊपर चला जाएगा ना, सेकंड -1, एम्पियर भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3 A -1, ये वोल्ट के लिए आ गई है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, वोल्ट की यूनिट है ये।
वोल्ट सब वोल्ट की यूनिट है तो वोल्ट इस चीज की इक्वल आ रही है। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने है साहब, तो वी के लिए क्या लिखेंगे ध्यान से, वी के लिए ये सब कुछ लिख सकते हैं जी सर लिख सकते हैं। तो केजी रहेगी और मीटर का स्क्वायर रहेगा और सेकंड का -3 रहेगा, ए का -1 रहेगा, फिर एक -1 यहाँ पे था। आई समझ सर आई। तो देखो यहाँ से रेजिस्टेंस की डायमेंशन आएगी तो एम केजी के लिए एम लिखते हैं, ऐसा है कि नहीं, एल के लिए मीटर के लिए एल स्क्वायर कर देंगे, एस है सेकंड है तो टी -3 कर देंगे, ए 2 है तो ए -2 कर दोगे, यही डायमेंशन आएगी। अब यही डायमेंशन आपने याद रखनी है आपने, क्योंकि आगे रेजिस्टिविटी जब पढ़ेंगे ना उसकी डायमेंशन भी यही रहती है, थोड़ा सा फर्क होता है। वहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए ये पक्का करके बैठ जाओ। आई समझ? तो किसी को नहीं समझ आई तो वीडियो को स्किप करके पीछे हो जाओ, तो इसकी डायमेंशन सीखो। तो क्योंकि आगे रेजिस्टिविटी की डायमेंशन भी सेम यही है, लगभग चीजें सेम है, थोड़ी सी यहाँ पे फर्क आती है, सिर्फ लेंथ का एल का क्यूब हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ वहाँ पे जाके डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, तो टाइम वरना लेक्चर बहुत लेंथी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए जरा क्या पता हम पार्ट्स करके इसको अपलोड कर दें आपके लिए, ताकि उस तरह देख लो, अगर पूरा एक चाहिए तो उस तरह भी कर देंगे। आई समझना? तो बात करते हैं साहब, कहानी बड़ी सिंपल है, यानी कि हमने यूनिट वगैरह की बात कर दी, डायमेंशन की बात कर दी। अब फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टॉपिक तो ये है सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं, टॉपिक कुछ और था। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पता होगी तो फिर आप वेरिएशन वगैरह देखने में अच्छे रहोगे। तो पहले हम रेजिस्टेंस को समझते हैं, आपके बुक में खुद आगे टॉपिक दिया हुआ है, पहले रेजिस्टेंस दी हुई तो उन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं जी, वेरिएशन वगैरह बात आ गई, तो अब बात आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस लिखते हैं, या बुक वालों ने लिखा होगा डिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स, ये भी कहा जाता है डिपेंडेंस ऑफ फैक्टर। अब आपसे कोई पूछे भैया बोर्ड शोर्ट में कि रेजिस्टेंस क्या है और इसके फैक्टर्स क्या है, तो आप ये सब लिख दोगे, सही है जी। यहाँ बात करते हैं डिपेंडेंस और फैक्टर्स की। सबसे पहले भैया ये जो फैक्टर्स मैं लिख रहा हूँ ना, दीज फैक्टर्स आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो किसी मटेरियल का, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। यानी कि विद कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें एट दैट टाइम, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम वो डिस्कस करें, ठीक है जी। तो इन कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये बातें आगे जाके आपको क्लियर होने वाली है। बुक में ऐसा खैर नहीं लिखा हुआ, टेम्परेचर की बात नहीं की है कि ये फैक्टर्स वही है जो टेम्परेचर के कांस्टेंट होने पे ही किसी भी कंडक्टर्स, कोई भी कंडक्टर है वो इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने जस्ट फैक्टर दिए हुए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं ये तभी मतलब डिपेंड करता है कोई मटेरियल जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो उसके अंदर जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो भी चेंज होती है। अभी बातें थोड़ी अजीब लगेंगी, आगे जाके चीज़ें एक से एक क्लियर होने जा रही है आपको। तो इन एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम कह सकते हैं आर जो है डिपेंड करता है, यानी कि रेजिस्टेंस जिसके है वो डिपेंड करता है ऑन सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वन बाय वन सबके ऊपर बात करेंगे। पहले साहब बात करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि कंडक्टर कहो या मटेरियल करो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, सही है। लेंथ पे डिपेंड करता है, इक्वेशन 1 कह दिया। दूसरा फैक्टर है साहब वो है एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों देखा गया है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर देखें यहाँ पे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि लेंथ ज़्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, लेंथ कम रहेगी तो रेजिस्टेंस कम रहेगी, ऐसा है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, दूसरी तरफ आपके पास ये कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो दैट मीन कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ऐसा मतलब है, समझ आएगी नहीं। तो नेक्स्ट है एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब ये है कि अब लेंथ ज़्यादा होगी तो कोलिजन ज़्यादा करना होगा। देखो करंट फ्लो करते वक्त चार्जेस मूव करते हैं, किसी की लेंथ थोड़ी सी है तो थोड़ी सी जगह को आगे जाने में उनको कम ही कोलिजन करना होगा।
अगर लेंथ ज़्यादा है तो उस पूरी लेंथ को पार करने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए चार्जेस को ज़्यादा कोलिजन करना पड़ेगा। दैट मीन कि ज़्यादा रेजिस्टेंस उनको फेस करनी पड़ेगी। आई समझ। तो बात करते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और एरिया जितना बड़ा रहेगा रेजिस्टेंस उतनी कम रहेगी। ऐसी बातें आप अच्छे से खुद समझ पा सकते हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, खुली ज़्यादा होगी जगह तो कोलिजन थोड़ा कम पड़ेगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस तंग होगी यानी कि उसका एरिया थोड़ा कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, दैट मीन कि कोलिजन ज़्यादा होगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। तीसरा फैक्टर है भैया, वो है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ, अगर इसको मैं इक्वेशन 2 कहूँ, नेचर ऑफ कंडक्टर कि आइदर वो कंडक्टर मेटल का है, नॉन मेटल है, इन पे डिपेंड करता है। तो सभी ये फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स आप लिख सकते हो। एट द एंड हम इन दोनों जो चीज़ें हैं उनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो आप जहाँ इसके बाद कर दीजिए क्या, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड नेक्स्ट क्या है 2। 1 और 2 को कंपेयर करने जा रहे हैं। दैट मीन कि अगर कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल आएगा L/A के। आई समझ। L और A हो जाएगा। L आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है और A आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मतलब, ये जो है ना, ये जो मोटा कितना है सर, जैसे मैं कहूँ ये कोई ढक्कन है तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, इसकी ये वाली जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगी, तो इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, आपको पता है कि नहीं। ऐसा तो होता हुआ आ रहा है 9th क्लास से अब तक आपके साथ कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट निकल करके आता है फिजिक्स के अंदर। ऐसा होता है कि नहीं होता है। R = ρL/A रहेगा। लेक्चर आसान है अभी के लिए, अभी तक, लेकिन आगे भी आसान रहेगा और चीज़ें बहुत इसके अंदर बहुत मतलब कंसेप्चुअल चीज़ें पड़ी हुई है। मैं इसलिए थोड़ा आपको ऐसे लेके चल रहा हूँ। खैर अभी तो सिंपल ही चल रहा है, आगे जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो बात करते हैं वेयर रो इज क्या। रो जो है, रो को कहा जाता है साहब क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको क्या कहा जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रो को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। आल्सो नोन एज, और दो भी नाम है इसके, नोन एज क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है साहब। सिर्फ रेजिस्टिविटी कहेंगे, नहीं, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, या इसका क्या नाम है जी, या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का हो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हो, ये इसी के नाम है रो के। डेंसिटी मत समझ लेना, डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये चीज़ें हैं रो। तो अब इसके अंदर से बड़ी कहानियाँ खुल के सामने आएंगी। कोई रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये हम आगे अब इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर मैं कहूँ इस फार्मूले के ऊपर, अरे जरा अब बड़ी बड़ी बातें खुल के आने वाली है। ये जो फार्मूला है ये सिंपली नहीं आया है, अभी तक सिंपल लग रहा था, लेकिन इस फार्मूले को किसी और तरतीब के थ्रू ड्राइव करके ये दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन मैं इसको और जिस चीज़ के इक्वल है, जिस तरह निकलता है, ये इसका ओरिजिन क्या है वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अब बल्कि आपको पता भी है, अगर किसी ने मेरा लेक्चर शुरू वाला देखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, वहाँ के अंदर मैंने रो, रेजिस्टिविटी कहें या जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशंस थी, उससे मैं ये फार्मूला बना सकता हूँ। सर बनाने का फ़ायदा क्या, आप यहाँ पे लिखा हुआ तो आप क्यों बनवा रहे हैं, छोड़ देना इस चीज़ को। देखिए मैं बनवाने का मकसद ये है कि ये रेजिस्टिविटी के अंदर और चीज़ें भी हैं, फैक्टर्स हैं कि रेजिस्टिविटी आप पढ़ेंगे बुक के अंदर कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, बहुत स्मॉल रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत छोटी है, ये क्यों है, ये सब बातें इसके अंदर छुपी हुई है। और रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती तो है, लेकिन हम इस फार्मूले को बनाएंगे एक और तरतीब से, उसके बाद हम रेजिस्टिविटी के ऊपर ज़रा खुल के फिर बात करेंगे। इसी फार्मूले से ही शुरू करेंगे, इसी से ही डिफाइन तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें हैं वो कर दी हैं आपके साथ, फिर उसके बाद आप वो बेशक वो कर लें। तो उसके लिए आपने ज़रा हिम्मत नहीं हारनी। तो हमें पता है, क्या पता है सर आप ये फार्मूला बताने वाले हैं ना, बता दीजिए। चलो मैं मिटा देता हूँ, फिर रेजिस्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा तो साहब तो क्या होने जा रहा है, देखें ये फार्मूला है, ये मैं और तरीके से, अभी तो आपने कहा L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करके मैंने ये फार्मूला निकाला था, ये वाला ऐसा था कि नहीं, आपने भी ऐसा होता हुआ देखा होगा। नेक्स्ट अब इस फार्मूले को और तरतीब से हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है सर, कर दीजिए। तो देखें अगर
उस तरह सीखेंगे ना तो फिर थोड़ा अच्छा रहेगा आपके साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए साहब, इस तरह है कि जो फार्मूला है ये बना कैसे है, हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं। तो करें सर, तो क्या है बात कुछ इस तरह है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले से शुरू करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहे इन टर्म ऑफ किस में, इन टर्म ऑफ करंट। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा भी है, वो क्या था, I इक्वल टू VDENA। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होती थी I डिवाइडेड बाई ENA, ऐसा था। ये आपके बुक में भी है, आपके बुक में भी है ये फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन टर्म ऑफ करंट, सही है सर। नेक्स्ट आपको मैं कहूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, वो फार्मूला बता दें तो आपको याद नहीं होगा। तो खैर याद नहीं है तो याद ना मत करें, आखिरी एक रिजल्ट है उसको याद करना है, ठीक है यहाँ पे, वरना इसको रटते हुए बैठेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल के टर्म में क्या रहेगा वो देखते जाए। तो वो है साहब VD इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई ML, यहाँ पे रहेगा टाउ एवरेज। यहाँ पे ये फार्मूला है एक बी इक्वेशन का। ये फार्मूला कैसे बना इसके ऊपर भी सोचना नहीं है आपने, जस्ट आपने देखते जाना है। तो मैं फार्मूला बनाना चाहता हूँ ये, तो इसके लिए आप देखो VD यहाँ इस चीज़ के बराबर है, यहाँ VD इस चीज़ के बराबर है, तो ये दोनों साइड सेम है। दैट मीन कि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ऐसा ही है कि नहीं है, ऐसा है। कंपेयर कर दीजिए किस चीज़ को, किस चीज़ को, इक्वेशन A को और इक्वेशन B को आप कंपेयर कर दीजिए। ठीक है सर, हम कंपेयर तो कर लेंगे, उत्तर होगा क्या, देखें इस तरफ मैं लिखता हूँ EV डिवाइडेड बाई ML इक्वल टू टाउ एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाई ENA। यहाँ तक तो समझ आई होगी किसी को, सर समझ तो आ गई है, लेकिन करेंगे क्या इस फार्मूले का, आखिरी रिजल्ट जो आएगा उसको याद रखें, अभी नहीं। तो यहाँ से देखो ये V पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है। मैंने बताया भी नहीं आपको क्या चीजें हैं ये, कोई नया आएगा तो बोलेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं। आखिर में बताऊंगा ये क्या है, जब R में बना दूंगा ना, रेजिस्टेंस बना दूंगा, ये फार्मूला बनाऊंगा, फिर उसमें साथ साथ बताऊंगा, ठीक है ये क्या है। अब परेशान मत होना ये क्या लिखे जा रहे हैं, ये क्या चीज़, हम पहली दफ़ा आ गए लेक्चर में तो ये पता नहीं क्या पढ़ा जाए, तो ऐसा मत सोचना। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाए। तो मैंने कहा ये पोटेंशियल है, तो साहब EV था डिवाइडेड बाई ML था, और इस तरफ क्या है, टाउ एवरेज है, और यहाँ लिख रहा हूँ ताकि समझाने में थोड़ी सी आसानी हो आपकी। NEA है, ये करंट है, ये पोटेंशियल है, इनको एक तरफ कर दीजिए, I इस तरफ ला दीजिए, V बाई I कर दिया, यहाँ क्या बचेगा, E टाउ एवरेज डिवाइडेड बाई ML इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई NEA। ऐसा होना है कि नहीं होगा, होना है। A डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं, हाँ सर। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर नीचे भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं। तो क्या होगा, N एक E ये पड़ा हुआ है, एक E ये आएगा, तो E बताते जाओ आप कैसे बताओगे, फिर लिखोगे टाउ एवरेज, फिर लिखोगे A, ऐसा कर सकते हैं। E को इसलिए साथ किया, ये भी E था, अभी E का स्क्वायर होने जा रहा है। तो V बाई I बेसिकली इट इज व्हाट, रेजिस्ट, मैंने कहा था रेशो बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, रेजिस्टेंस होती है, ओम लॉ से भी आपने पढ़ा होगा, यही सारी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ ML ओ टाउ एवरेज नीचे आ गया, ठीक है ठीक सही है। N एवरेज NE का स्क्वायर, टाउ एवरेज, और ये A आ गया। अब यहाँ ध्यान से ये पूरा R हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस बेसिकली इस चीज की इक्वल आ गया जी, ML डिवाइडेड बाय क्या है, NE स्क्वायर टाउ एवरेज और रुके L बाई A। देखो L बाई A यहाँ था ना, L बाई A यहाँ पे भी अलग कर दिए, फिर ये क्या, ये सब इसके बदले है। तो बुक में क्या किया जाता है, बेसिकली ये सब न लिख के डायरेक्ट ये लिख देते हैं। हाय 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 सर, ये क्या बात बताई आपने। यस, बेसिकली ऐसा होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं सिर्फ लेंथ पे, एरिया पे। रेजिस्टेंस बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अब इस पूरे गोल दायरे वाले फैक्टर को रोका है, इसको रेजिस्टिविटी नाम दिया है, M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ एवरेज, इसको रेजिस्टिविटी नाम दिया है। अब यहाँ मैं बताऊंगा M क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी खुल के बात करेंगे। M साहब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर है। N जो है वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, कोई सेमीकंडक्टर का है, तो जिस किसी मटेरियल में, कोई इंसुलेटर का है, तो इंसुलेटर के अंदर N कम होगा, डेंसिटी कम होगी,
मेटल्स के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन बी इफेक्ट करता है। आई समझ? सर जी ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाउ एवरेज क्या है? इसको कहते हैं जी कोलिजन टाइम, कोलिजन टाइम कहा जाता है। तो अगर देखें टेम्परेचर वगैरह हम बढ़ा लेते हैं, मैंने कहा था ये जो फैक्टर्स हैं सिर्फ टेम्परेचर के कांस्टेंट रखने पे ये फैक्टर्स होते हैं। अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ये कोलिजन टाइम भी क्या हो जाता है? चेंज। मीन्स अगर कोलिजन टाइम कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, कोलिजन टाइम कम होने का मतलब है जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे ना, जल्दी कोलिजन करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन जल्दी करेंगे। कोलिजन जल्दी करेंगे दैट मीन कि इनके बीच में जो टाइम है कोलिजन का वो कम टाइम रहेगा, मतलब जल्दी कोलिजन करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कोलिजन करना पड़ेगा। उसके बाद हीट ज़्यादा हो सकती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है। तो ये है कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन मतलब इसमें कोलिजन नहीं करता, जिस टाइम कोलिजन नहीं करता इलेक्ट्रॉन तो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाता है, कम रिलैक्स करने के लिए टाइम कम हो जाता है कंडक्टर के अंदर। तो बात ये थी कि ये जो फैक्टर है इसको अगर इसके साथ लिखते हो तो ये फार्मूला बनता है रो एल बाई ए। तो ये ऐसा भी आया हुआ है, असल में ऐसे था, ऐसा दिखाया आपको। तो यहाँ पे मैंने कहा रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो खुद अकेला रो किसकी इक्वल है? अकेला रो है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। ऐसा है। अब इस फार्मूले को याद रखना है आपने, इसको भी। क्यों? क्योंकि आगे बहुत काम आएगा, इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने डिक्रीज होने के लिए समझने के लिए बहुत काम आएगा ये फार्मूला। मैं बता रहा हूँ, ऐसा हल्के में मत लें ये फार्मूला। आई समझ? ये बात यहाँ तक आई गई समझ? तो अब देखें, बात करते हैं रेजिस्टिविटी के अंदर। आर इक्वल होता है रो एल बाई ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, या इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये सारा रो जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ मटेरियल खुद किस पे डिपेंड करेगी? उसके अंदर नंबर 1 डेंसिटी कितनी है, यही बताया था ना अभी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। नंबर 2 उसमें मेन फैक्टर्स होते हैं ना, ई और एम हर एक में कांस्टेंट रहेंगे। कैसे? यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन है चाहे वो किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन है, सबका मास सेम होना है। तो मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी। इलेक्ट्रॉन चार्ज भी इंट्रिंसिक है, तो जितना उसका वेलोसिटी है, जितना बनना था इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जितना बनाया गया था, जितना अल्लाह ने बनाया था उस वक्त जितना उसका चार्ज है तब तक उतना चार्ज है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेंसिटी चेंज हो सकती है, मटेरियल टू मटेरियल नेचर, यानी कि नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल्स में ज़्यादा बाकी में कम कम, यही तो चीज़ चलेगी। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टाइम भी उस हिसाब से घटेगी, जितना कोलिजन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होने पे भी डिपेंड कर सकती है। तो बात करते हैं जी, इन पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। देखें ये जो फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हैं, ये तभी इफेक्ट होते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है। हाँ जी, आप एक एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, एक ऑप्शन में वो लिख दे टेम्परेचर पे भी करती है क्या? वो ऐसा पूछ सकते, तो आप बोलेंगे जी हाँ कर सकते हैं। क्यों करती है? क्योंकि टेम्परेचर जो है, बात करना चाह रहा हूँ, टेम्परेचर के चेंज होने से इसके अंदर ये 2 फैक्टर चेंज होते हैं। बुक शुक में ऐसे एमसीक्यूज देंगे आपको कि रेजिस्टिविटी नहीं सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है बल्कि उसके साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी करती है, लेकिन खैर वो नहीं है आपके बुक में। तो यहाँ पे एन डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। आई समझ? यस सर। तो खैर इस पे आते हैं, अलग से रेजिस्टिविटी की हेडिंग डाल दें और इसमें हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। यहाँ से रो को अलग करना होगा ना, एल बाई ए है, तो रो इक्वल टू क्या होगा? रो इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल होना है। देखो आर ए एल, तो इस तरह अलग करके लिख सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इफ इसको दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, नथिंग बट क्या है नाम दूसरा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। याद रखें, इफ एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, यानी कि यूनिट एरिया हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो? यूनिट एरिया हो, और लेंथ जो है साहब वो 1 मीटर हो, तब जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। हाँ, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, यानी कि कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस किस चीज़ की?
ऑफ मटेरियल, ऐसा मटेरियल की जिसकी हैविंग लेंथ 1 मीटर हो, यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तब जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, तब जो रेजिस्टेंस रहेगी उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। आई समझ? ध्यान से, अगर किसी मटेरियल की वो रेजिस्टेंस जिसमें उसकी लेंथ 1 मीटर रहे, एरिया 1 मीटर स्क्वायर रहे, तब जो रेजिस्टेंस रहेगी उस मटेरियल की वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। अब देखें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, लेकिन ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है वो हम देखेंगे। अभी आपको मैंने जहाँ से थोड़ा बताया नेचर पे करती है, लेकिन यहाँ लिखनी भी है ये बात। ठीक है जी। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है साहब, मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड स्पेसिफिक, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक और रेजिस्टिविटी कहेंगे। स्पेसिफिक नहीं बल्कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस लिखे आप, सही है जी। तो इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कहेंगे। यूनिट वगैरह देख लें, यूनिट बाद में देखेंगे, पहले डिपेंड किस पे करती है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या नेचर ऑफ मटेरियल, मैं फिर से कह रहा हूं नेचर ऑफ मटेरियल पे, सिर्फ ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है साहब, एंड आल्सो डिपेंड एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ऑप्शन दे सकते हैं ऐसे, नेचर ऑफ मटेरियल करके बैठना नहीं है। टेम्परेचर पे क्यों करती है, मैंने कहा ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये दो फैक्टर्स चेंज होते हैं, ये दो फैक्टर्स चेंज होते हैं। ये आगे आप की डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा क्यों होती है ऐसा, ये बात भी आप रीजन समझेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन बन करके भी आता है। तो रिलैक्सेशन एवरेज टाइम है और नंबर ऑफ डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इसलिए ये रेजिस्टिविटी इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो बात होगी। यूनिट वगैरह की बात करते हैं, यहीं से यूनिट निकाल दो साहब, RA/L। तो यहाँ मैं डायमेंशन डायरेक्ट लिखूंगा, यूनिट यहीं से निकाल दो, क्या बनेगी, रो ओहम है, R के लिए ओहम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, ओहम मीटर, ओहम मीटर, ओहम मीटर, इसको क्या पढ़ते हैं जी, ओहम मीटर। नेक्स्ट आ जाए डायमेंशन की, डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। डायमेंशन क्या रहेगी, पहले अगर रेजिस्टेंस की डायमेंशन आप देखें जाके, वहीं से सिर्फ L का इजाफा होता है यहाँ पे। इसके लिए ओहम के लिए डायमेंशन तो आपको पता है, L² T-3 A-2 है। मीटर एक और आ गया है, तो इसके लिए लेंथ होगी ना, मीटर के लिए तो लेंथ होती है, तो लेंथ को इस लेंथ के साथ जोड़ दें तो इससे डायमेंशन बनेगी ML² T-3 A-2। ये डायमेंशन एक की आ गई, तो आप आगे एक की याद रखो तो बाकी खुद याद करके उस तरह बता सकते हो। आई समझ? तो अभी आगे बात करेंगे हम अपनी रेजिस्टेंस, बहुत स्मॉल किसकी है, बहुत लार्ज किसकी है, किसकी क्या है, ये बात करेंगे। तो लेक्चर अभी एंड नहीं हुआ है, अच्छा अभी रहता है। क्वेश्चंस किस तरह बन करके आ सकते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड, क्या था फार्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, ρL/A था ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब MCQs टाइप आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करने की यहाँ पे ये है भैया, ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मींस रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, लेंथ ऑफ मटेरियल और एरिया ऑफ मटेरियल, इस पे डिपेंड करती है। तो बात यहाँ से निकल करके आती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। मान ले कोई एक हमारे पास वायर है, ठीक है सर, इस वायर की लेंथ L है, बाद में हमने इसको स्ट्रेच किया, पहले स्ट्रेच किस्म के, मैंने किसी चीज़ को स्ट्रेच करें, कंप्रेस करें, तो उनकी रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आएगा, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मान ले बाद में ये हालत होगी इसकी, इस वायर की मतलब लेंथ ज़्यादा होगी, थोड़ा मैं एरिया में कमी लाता हूँ, डायग्राम में थोड़ी सी
चेंजेस आ सकती है, मतलब ये कि बनाने में कमी पेशी हो सकती है। बाद में इसकी लेंथ एल प्राइम होगी, मीन्स चेंज होगी। तो अगर वो कहता है स्टेटमेंट के, मान ले एक ओरिजिनल लेंथ थी वायर की जिसकी लेंथ एल है, बाद में उस लेंथ को हमने डबल कर दिया, मीन्स ट्वाइस कर दिया, तो 2L होगी। मतलब ओरिजिनल लेंथ एल है, बाद में जो लेंथ है वो एल 2L होगी। ट्वाइस करने का मतलब है जो एल प्राइम है वो 2L हो गया, चेंज हो गया, डबल हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि उस शुरू में रेजिस्टेंस आर थी, तो बाद में जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होगी, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस जो है ना आर प्राइम करके मैंने रिप्रेजेंट किए, वो क्या होगी। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, जब आर इक्वल टू रो एल बाई ए थी, ऐसा कि नहीं है, यानी कि ऑल जो रेजिस्टेंस थी वो थी रो एल बाई ए थी। ठीक है, अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगी आर प्राइम होगी, वो होगी रो एल प्राइम बाई ए प्राइम। एक बात कहना चाहूँगा यहाँ से कि मैंने रो प्राइम नहीं किया, वजह क्या है इसकी, रो प्राइम नहीं किया मतलब रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आती। आप लेंथ को ज़्यादा कर दो, कम कर दो, एरिया को ज़्यादा कर दो, कम कर दो, उससे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। मीन्स आप जब ज़्यादा करते वक्त या कंप्रेस करते वक्त, स्ट्रेच करते वक्त या कंप्रेस करते वक्त, उसकी नेचर तो थोड़ी ना चेंज होती है, नेचर पे डिपेंड करती है ना, रेजिस्टिविटी है ही नेचर। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, भले आप इसकी लेंथ को ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, जितना कुछ करना है कर दें, उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने एल प्राइम को और ए प्राइम को तो चेंज किया है, लेकिन रो को चेंज नहीं किया। आई समझ। तो देखें अब ये जो रेजिस्टेंस है ये चेंज होगी, हमें ये आर प्राइम निकालना है कि पुराने के मुकाबले में रेजिस्टेंस कितनी हुई है। तो पुराने के मुकाबले में रेजिस्टेंस कितनी हुई है ये आपसे पूछ सकते हैं। अब देखें, मुझे पता है कि एल प्राइम तो यहाँ हमें पता है, इक्वेशन स्टार में अगर कह दूँ एल प्राइम तो हमें पता है क्योंकि डबल हो चुकी है, यानी कि पुराने वाले से 2L हो चुकी है। एल प्राइम की वैल्यू मुझे पता है, आई समझ। तो आपको भी पता लग गई होगी। ए प्राइम का क्या करें, तो देखें ड्यूरिंग आप किसी चीज़ को स्ट्रेस करते हो या कंप्रेस करते हो, एट दैट टाइम उस वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं रहता है, यानी कि वॉल्यूम उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है और जो न्यू वॉल्यूम है वो हमेशा सेम होता है। वो कैसे सर, वॉल्यूम तो उसका चेंज हो सकता है। देखें अब इसका जो वॉल्यूम है वही यही रहा है, क्योंकि इस वक्त इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे जो ज़्यादा थी, मोटापा ज़्यादा था, इसमें मोटापा थोड़ा कम हो गया, तो ओवरऑल वॉल्यूम सेम रहता है। तो इसलिए कहने का मतलब है वॉल्यूम इनके सेम रहेंगे। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो लेंथ एल थी, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये और ये मिलाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, वो होगा ए मल्टीप्लाई एल होगा। आई समझ। इसमें जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, तो दैट मीन कि इसका जो वॉल्यूम है वो ए प्राइम एल प्राइम होना है, ऐसा होगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ साहब, ए एल लिख सकता हूँ, इसकी जगह ए प्राइम एल प्राइम लिख सकते हैं। आई समझ। मुझे ए प्राइम चाहिए होगा क्योंकि आर रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जो रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ए प्राइम चाहिए होगा, एल प्राइम चाहिए होगा। एल प्राइम तो मुझे पता है, ए प्राइम की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ किस चीज़ को, ए प्राइम को निकाल सकता हूँ। तो ए एल कर दिया इक्वल टू ए प्राइम, निकालना है हमने, एल प्राइम की जगह में 2L लिख दिया। अब इस 2L को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 2L इक्वल टू ए प्राइम, एल एल कट गया, ए बाई 2 इक्वल टू ए प्राइम, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, यानी एरिया आ गया। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन स्टार में, इक्वेशन स्टार में पुट करने से आर प्राइम इक्वल आ जाएगा रो एल प्राइम डिवाइडेड बाई क्या है साहब, ए प्राइम है। आई समझ। तो रो प्राइम निकालने के लिए, खाली आर प्राइम निकालने के लिए जो रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस, वो निकालने के लिए रो की वैल्यू को पुट कर दीजिए। नहीं, रो की वैल्यू तो है ही नहीं, तो रो ही रखें जी। एल को पुट कर दीजिए 2L होगा, ए को पुट कर दीजिए ए बाई 2 होगा। कोई चीज़ थर्ड डिनोमिनेटर में होती है तो वो फर्स्ट में जा करके क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। ये इतनी मैथ तो आती है ना, इतनी मैथ तो आती है। फर्स्ट में जाके क्या होगा साहब, 2L इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए होगा। ये 2 और ये 2 आप शुरू में ले आइए, ये 2 और ये 2 शुरू में लाए, रो एल बाई ए हो जाएगा। अब ये चीज़ तो रहेगी इस तरह, ये चीज़ क्या होगी, 2 2 4 होगा, यानी कि 4 रो एल बाई ए होगा। ये पुरानी रेजिस्टेंस है कि नहीं है, देखें पुरानी रेजिस्टेंस कितनी थी, इसको मैं खाली आर लिख सकता हूँ। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पुराने से ज़्यादा कितनी 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ऑप्शन में आपसे पूछ सकता था कि वो जो न्यू रेजिस्टेंस है क्या वो 2R हो चुकी है, या पूछ सकता था आपसे 4R हो चुकी है, या पूछ सकता आपसे रो बाई हाफ हो चुकी है, या पूछ सकता आपसे R बाई 4 हो चुकी है। तो क्या हो चुकी है, अब यहाँ पे इसने तो बोल तो ये दिया था कि लेंथ डबल हो चुकी है, तो आपके फ़ौरन दिमाग में ये आता, पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि लेंथ डबल हो चुकी है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी,
ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस एरिया पे भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि लेंथ के इंक्रीज करने से, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। तो आप किस लिए देखते हो, फिर ऐसी सारी कैलकुलेशन करनी होती है, फिर आपको एट द एंड पता चला कितनी हो गई है, 4R हो चुकी है, रेजिस्टेंस जो है ना 4R हो चुकी है पुराने के मुकाबले में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। सही है जी। अब देखें थोड़ी सी चेंजेस हम इसके अंदर लाना चाहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। वो कैसे, अब ये मैंने कहा स्ट्रेच करने का क्वेश्चन था, अब कोई बोल दे उसको कंप्रेस किया गया है यानी कि लेंथ को हाफ कर दिया गया है, तो तब क्या चीज़ रहेगी। अब काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ चुके हो, तो बस सिर्फ ध्यान करने की देर है, तो बस आप समझ चुके हो, हिम्मत मत हारें, आगे हम टॉपिक भी पढ़ने जा रहे हैं, अभी रहती है टॉपिक रहता है। तो मैंने कहा अगर कोई वायर है, सही है साहब, इसकी लेंथ L है, इसको कंप्रेस कर दिया गया है। क्या किया गया है, कंप्रेस कर दिया है। शुरू में L थी, बाद में L प्राइम होगी, L प्राइम जो है हाफ कर दिया है, यानी कि इस लेंथ का आधा कर दिया है इसको। आपको थोड़ा मतलब कम लग रहा होगा लेकिन आधा समझो, आधा कर दिया, थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो अब आपसे पूछता है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी साहब, तो मान लें इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस जो थी ना रो L/A थी, तो अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस रहेगी, वो होगी रो L डिवाइडेड बाई L प्राइम A प्राइम रहेगा। लेंथ में चेंज, एरिया में चेंज आएगा। फिर से कंप्रेस करते वक्त भी आपके पास जो रो है वो चेंज नहीं होगा, नेचर चेंज नहीं होगी मटेरियल की, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। आई समझ। देखो L तो पता लग चुका है, तो इसको अगर इक्वेशन स्टार वगैरह कह दें तो L प्राइम तो पता लग चुका है, वो क्या है L/2 है। लेकिन A प्राइम का क्या, A प्राइम हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, इसलिए तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम रिलेशनल वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम में जो चेंज आया उसको इनिशियल वॉल्यूम को इक्वल ले लें, क्योंकि जो आपको नया वॉल्यूम दिखेगा और ओरिजिनल वॉल्यूम एक ही होंगे। लेंथ में चेंज आएगा और बदले में कंप्रेस हुआ हो तो इसकी थिकनेस बढ़ेगी। मैं पहले ऐसा कह चुका था ना, देखो अब लेंथ पहले बड़ी थी तो अब उसके एरिया ज़्यादा हो गया, क्यों हुआ, तो लेंथ और एरिया में कंप्रोमाइज़ हो गए, ओवरऑल वॉल्यूम सेम रहता है। आई समझ। क्या करेंगे, AL कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ क्यों कर रहे हैं। L प्राइम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो L हमें पता है, L प्राइम पता है, हमें A प्राइम चाहिए, तो क्यों चाहिए, यहाँ पुट करने के लिए स्टार वाली इक्वेशन में, तो सब में यही मेथड होता है। तो A कितना है जी, यही तो मालूम करना है। L कितना है जी, L/2 है, तो आप यहीं से इधर भेज दें। L कट सकता है, ऊपर है तो कट जाएगा ना। A है इक्वल टू A प्राइम बाई 2 है, 2 को उधर भेज दीजिए, 2A इक्वल टू A प्राइम हो चुका है, यानी कि A प्राइम की वैल्यू मिल चुकी है। आई समझ। अब देखें, अब R प्राइम निकालें, यानी कि रेजिस्टेंस में जो चेंज है तो वो आप वो निकालना चाहते हैं, इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए, तो R प्राइम क्या निकलेगा बच्चों। अब देखिए जी, रो की वैल्यू है आपके पास, जी हाँ बिल्कुल, नहीं है तो फिर भी आप रो लिख दें क्योंकि रो में चेंज नहीं आना। L क्या होगा, L प्राइम क्या लिख सकते हैं साहब, L/2 नीचे लिख रहा हूँ। A क्या लिख सकते हैं, A है आपके पास 2A है, तो मैंने 2A लिख दिया, तो A मल्टीप्लाई होके क्या होगा, रो L/4A। देखो जो L/2 था ना, इसको मैंने 2 को डायरेक्ट नीचे उतार के लिख दिया। आई समझ, 2 को डायरेक्ट नीचे। अब इसको थोड़ा खिसकाओ, इसको रखने दो, 4 को बाहर खिसका के अलग कर दो। खिसकाने से क्या होगा, देखो खिसकाने से क्या होगा, 1/4 अलग से कर दिया, रो L/A अलग से कर दिया। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, पुराना है, तो R/4 होगा, यानी कि R/4 रेजिस्टेंस 4 टाइम कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एरिया बढ़ चुका है, ठीक है, मोटा हो चुका है वायर, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो 4 टाइम डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं R से 4 टाइम डिक्रीज होगी जब आप उसको हाफ कंप्रेस किया था। तो सीधी सी बात है, जब हाफ स्ट्रेच डबल स्ट्रेच करेंगे तो 4 टाइम, मतलब ये है कि बढ़ती है रेजिस्टेंस। अगर आप डबल कंप्रेस करते हो तो उससे 4 टाइम डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे कंप्रेस स्ट्रेच 3 टाइम करें तब भी आप निकाल सकते हो साहब। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना, डायरेक्ट आपको समझ भी आएगी। इससे समझ आएगी कि नहीं आई क्वेश्चंस की, यस अब ज़रा आई है तो इस तरह के क्वेश्चंस लगाएं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, रेजिस्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बताऊं, कोई वायर हो वो कह दे कि उस वायर के हमने इक्वल पार्ट्स कर दिए, डबल पार्ट्स कर दिए, ट्रिपल कर दिए, ऐसा वैसा कह दें तो आप समझ जाना वहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी हैं, आप क्वेश्चन लगाएं तो आपको समझ आएगी। सही है जी। हाय एक क्वेश्चन और हो जाएगा,
चलो सर कर दे, आप कर दे, ऐसा नहीं। अब मान ले, अब वो लेंथ और एरिया की बात ना करके अब ऐसा कह दें कि एक वायर है, उसको हमने कुछ स्ट्रेच किया, इसका जो रेडियस है आर रेडियस है, रेडियस शुरू में क्या था आर था, बाद में हमने इसको पतला कर दिया खींच के, ऐसा है। अब इसका रेडियस हो चुका है, वो क्या हो चुका है, यानी कि जो न्यू रेडियस है वो r/2 हो चुका है, रेडियस आधा हो चुका है। अब उसने नहीं बोला कि उसकी लेंथ डबल हो चुकी है या एरिया ऐसा वैसा हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, जस्ट कह दिया कि उसका रेडियस हाफ हुआ है। तो अब बताओ जी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, ऐसा पूछा। तो ये इस वक्त जब यहाँ पे था तब इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, ρl/a थी, ऐसा है। अब इसकी रेजिस्टेंस जो न्यू रहेगी वो क्या होगी, ρl'/a' होगा, ऐसा है ना। यही चीज़ तो कर सकते हैं, लेंथ में चेंज आई है, रेडियस हाफ हो चुका है। अब देखें ये चीज़ के लिए हमें वहाँ से रेडियस हाफ हो चुका है, दैट मीन कि हम एरिया निकाल सकते हैं साहब। क्या बात कर रहे हैं सर, एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखते जाएं। एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ये देखते जाएं कि एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया इक्वल होता है किसके, आमतौर पर πr²। इसका एरिया जब यहाँ पे था, इसका एरिया क्या था, πr² था। अब जो एरिया में जो चेंज है, एरिया का फार्मूला यही होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दो तो एरिया, अब न्यू जो एरिया है वो है πr' का स्क्वायर होगा। r' की वैल्यू आपके पास है साहब, क्या है, r/2 है। दैट मीन कि आपका जो a' है वो मिलने वाला है। तो देखते जाए, r' की जगह आप r/2 कर दीजिए और ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, तो इससे क्या मिलने वाला है, a' इक्वल था πr²/4 के। अब ये πr² क्या चीज़ है, a है, मैंने कहा था। तो a' जो है वो है a/4, यानी कि जो न्यू एरिया आ चुका है a' जो आ चुका है वो पुराने से 4 टाइम डिक्रीज हो चुका है, इसीलिए हमने रेडियस को जब हाफ कर दिया तो उस टाइम ये 4 टाइम कम हो चुका है। आई समझ, कम हो चुका है। तो अब देख लें, लेंथ आप निकाल सकते हो, वही चीज़ जो आपने वॉल्यूम का खेल खेला था, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम प्राइम। ये क्या होगा, a×l रहेगा, ये होगा a' l' होगा। यहाँ से आप a' निकाल दीजिए, a' की वैल्यू पता है तो l' निकाल सकते हो। a' की वैल्यू a/4 लिख दिया, l की वैल्यू l' निकालना है तो a से काट दिए, तो इधर लाओ 4l इक्वल टू l', l' भी मिल चुका है, a' भी मिल चुका है। देखो अब इस तरफ इस दफ़ा कोई और तरतीब रख के हमने निकाल दिया इनको, आई समझ। तो अब देखते जाए, अब l' और a' की वैल्यू को आप कहाँ पे डाल दें साहब, कहाँ पे डाल दें, l' और a' की वैल्यूज़ को कहाँ पे, इक्वेशन स्टार में। तो आप कह सकते हो, किसी को क्वेश्चन नहीं चाहिए भाई, स्किप करके आगे आ जाए, इक्वेशन स्टार है, अब तो ख़त्म कर चुके हैं ना, इक्वेशन स्टार है। तो यहाँ पे पुट करें r' इक्वल टू l' की जगह क्या लिख सकते हैं, 4l लिख दे क्या लिख दे, और a' की जगह a/4 है, यहाँ से ऊपर ले जाएं तो r' इक्वल टू 4l × 4 डिवाइडेड बाई a। तो r' इक्वल टू 4 × 4, इस 4 को शुरू मिला है, ρl/a, तो ये होता है r', तो 16 ρl/a। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, r' इक्वल टू 16 r है, मतलब रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज हो चुकी है साहब, रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर करके ना आंसर ढूंढ लिया करें। तो अब आगे आते हैं साहब, अब हम बात करना चाहेंगे रेजिस्टिविटी के ऊपर कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेटल्स के लिए क्या रहेगी, नॉन मेटल्स के लिए क्या रहेगी। तो थोड़ी रेजिस्टिविटी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कंडक्टेंस क्या है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है जी। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते जाएं, जो आमतौर पर रेजिस्टिविटी है, मेटल्स की रेजिस्टिविटी है। अब टॉपिक पे आ गए, अच्छा टॉपिक पे आ जाएं। तो मैंने कहा मेटल्स जो है, मेटल्स हैं और एलाइज हैं, ध्यान से, एलाइज हैं, उनकी रेजिस्टिविटी जो है ना क्या होती है, रेजिस्टिविटी है वेरी स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल रेजिस्टिविटी होती है। क्यों होती है ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, अभी बताऊंगा, ऐसा नहीं। अब इनकी रेजिस्टिविटी बहुत स्मॉल है, दैट मीन कि ये गुड कंडक्टर कहलाते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, मोटा मोटा ये लिखने। नेक्स्ट, जो इंसुलेटर्स होते हैं,
क्या मैं कह रहा हूँ, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है साहब, उनकी रेजिस्टिविटी रहती है वो क्या होती है, वेरी लार्ज होती है। क्या रहती है, वेरी लार्ज होती है। देयरफॉर दे आर बेड कंडक्टर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेड कंडक्टर्स हैं। मैं बताऊंगा ये क्यों है ऐसा। नेक्स्ट आ जाएं, जो सेमी कंडक्टर्स रहते हैं, क्या मैं कह रहा हूँ, ये सेमी कंडक्टर्स हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहती है, लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में, दरमियाना होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कह लें या बहुत ही कम कह लें, ऐसा नहीं, बहुत दरमियाना होती है। अब इन सब का कहाँ से ताल्लुक़ है ये आप देखते जाए, इन सब का कहाँ से ताल्लुक़ है। मैंने कहा था ये जो फार्मूला आप पढ़ रखे हो रेजिस्टेंस का, R = ρl/A, या रो का फार्मूला आप पढ़ चुके हो RA/L, दीज आर ओनली एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल है हमारे बुक के हिसाब से कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अभी हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के चेंज होने के साथ क्या होगी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे। हो सकता है इस लेक्चर में करें, ना हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ये डिस्कस। आई समझ, लेक्चर बड़े हैं लेकिन दुमदार किस्म के हैं, पढ़ते रहना, ठीक है, मेहनत करते रहना, आपको फ़ायदा मिलने वाला है इससे। देखो सीखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं आता है ना फिर भी मिलेगा, हर बात का रीज़न, हर बात की वजह पता चल जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रट्टा मार के यहाँ से जाना है, ठीक है जी। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फार्मूलेज हैं ये तब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी के केस में टेम्परेचर चेंज हो, रेजिस्टिविटी चेंज, फिर रेजिस्टेंस, दोनों चेंज होते हैं, ये हम आगे चल के बात करेंगे। ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होते वक्त हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होते वक्त यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट जब रहता है तब की बात कर रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होगी या रेजिस्टेंस क्या होगी। ये चीज़ हम अभी के केस में बात कर रहे हैं। आगे चल के हम टेम्परेचर को चेंज करने के बाद देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू देख रहे हैं इन टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होते वक्त देख रहे हैं। सर बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके, अभी बताओ आगे। देखो जी, रो की वैल्यू तो एक ये वाली थी, एक ये वाली वैल्यू है, लेकिन एक वैल्यू मैंने बताई थी m = n E² एवरेज। यहाँ पे मैंने बताया था, मेटल्स की बात कर रहा हूँ, अब मेटल्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी बात दफ़ा पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वाई मेटल्स हैव स्मॉल रेजिस्टिविटी, मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत स्मॉल क्यों होती है, एंड ये ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट क्यों अलाउ करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वाई मेटल्स हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, कि मेटल के पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत स्मॉल क्यों है। या साथ में ये भी पूछते हैं आपसे, एंड वाई इट अलाउ ह्यूज करंट, कि मेटल ह्यूज करंट क्यों अपने में से अलाउ करते हैं, ये पूछा जाता है। इस सब का आंसर मिलने वाला है। अब हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेटल्स के लिए क्या रहता है, ध्यान से, मेटल्स या कोई भी मटेरियल है उसके लिए अभी के लिए मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। किसी ने लेक्चर शुरू से नहीं देखा तो उसको काफ़ी मुश्किलात आएंगी, लेकिन यहाँ मैं बताता भी चला जाऊँगा कि क्या है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या रहता है साहब, कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल टू मटेरियल कांस्टेंट है। फिर आ जाए E जो है ना, चार्ज है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा, इंट्रिंसिक है। नेक्स्ट हमने ये जो टाउ एवरेज है, ये कोलिजन टाइम है, यानी कि कोलिजन कितने टाइम के बाद हो रहा है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन हो रहा है वो कितने टाइम के बाद हो रहा है, ये चीज़ बताता है ये, ठीक है जी। क्या बताते हैं, कोलिजन टाइम है। तो कोलिजन टाइम तो फिक्स रहना है भैया, जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते तो कोलिजन टाइम वही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच में उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, उस वजह से उनका कोलिजन टाइम कम होता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, मैंने कहा भी था कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं, आई समझ। तो इसलिए कोलिजन टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट रह गया। तो एक ही चीज़ जो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, वो है n पे। सर n क्या चीज़ है, n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E डेंसिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो रो जो है सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती है,
इन केस ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये आप इंग्लिश में लिख देना, ये बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो एन पे डिपेंड करती है क्या चीज़, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एन पे डिपेंड करती है। तो आप कह देते हो कि इन ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहते वक्त रेजिस्टिविटी क्यों संभाल हो रही है, इस चीज़ का आंसर मिल रहा है आपको। इसलिए क्योंकि अब देखें मेटल्स हैं, तो मेटल्स के अंदर क्या रहेगा, एन की वैल्यू बहुत हाई रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है दैट मीन रेजिस्टिविटी जो है वो क्या रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेरी स्मॉल होगी। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, आप यहाँ से भी देख पाते हो कि रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। अब रेजिस्टेंस और करंट का क्या ताल्लुक है, ओम ला पढ़ो, आई आर, देन आर इक्वल टू वी बाई आई रहेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, यहाँ से देख रहे हो इन्वर्सली। देन आप कह सकते हो जो करंट है वो भी क्या है साहब, करंट है वो बहुत अलाउ होगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा मेटल्स की केस में। आई समझ। तो नॉन मेटल्स में क्या रहेगा देखना, नॉन मेटल्स में क्या रहेगा देखना, नॉन मेटल्स में ये जो रेजिस्टिविटी की बात हमने की है उनकी बहुत लार्ज होती है, रेजिस्टिविटी मैंने कहा ना वेरी लार्ज होती है, तो बेड कंडक्टर है, मतलब करंट कम फ्लो करते हैं। एन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नॉन मेटल्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रहती है, दैट मीन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में आप देख पा रहे हो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, दैट मीन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। आई समझ। तो इसलिए आप कह सकते हो साहब करंट जो है वो बहुत लो होगा, तो इसलिए ये बेड कंडक्टर्स हैं। तो आंसर आपको आ गया है, उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गई। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं हम, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे। आई समझ। तो सर एक बात करनी थी, एक बात करनी थी जी, कहिए। बैठा देते हैं इसको, अब काफ़ी है तो नहीं ना। देखें मैं कहना चाह रहा हूं कि कंडक्टेंस क्या है, इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं। सर ठीक है करिए, आप बात करें कंडक्टेंस क्या होती है। देखिए कंडक्टेंस नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो किसी चीज़ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है दैट मीन उसकी कंडक्टेंस बहुत कम रहेगी। आई समझ। तो हम ज़रा बात करना चाहेंगे खुल के इसके ऊपर। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल है, नथिंग बट रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, 1 बाई रेजिस्टेंस का। हाँ सर समझ आ गई है। तो देखो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट जी से करते हैं, जी इक्वल टू 1/r कर सकते हो। आई समझ, आई समझ। 1/r कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल है इसलिए तो हम कर रहे हैं, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को उल्टा फुल्टा है, उल्टा है कि नहीं, उल्टा सुल्टा है। तो अब देखते यहाँ पे मतलब क्या है इस चीज़ का कि रेसिप्रोकल है एक दूसरों के, ये बात आपके बुक में भी लिखी हुई है, तो ज़्यादा हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दैट मीन की मैं कहना चाह रहा हूँ, दैट मीन की इसकी यूनिट क्या रहेगी, फिर से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओहम है। क्या है, ओहम है। इसको इधर से पढ़ना शुरू करो तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ये आर की यूनिट है, तो जी की यूनिट होगी मोहो, मोहो, मोहो। देखो इसको इधर आप इधर से लिखते हो ना, इधर से लिखना शुरू करते वो मोहो होती है, या इसको ओहम, या आप ऐसे ओहम, ओहम आर की होती है ना, तो इसके लिए जी के लिए पर ओहम, जी के लिए क्या कर देते हो पर ओहम, ओहम के ऊपर -1 लिख दो तो इसकी यूनिट बन जाती। सर डायमेंशन भी लिख लें, डायमेंशन भी लिख लें। देखो रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, वो अगर मैंने कहा ना सबको याद होनी चाहिए, मैं शुरू में निकलवा चुका हूँ, बार बार नहीं निकालूंगा, आप वहाँ जा के देख लें किसी को नहीं से मसला। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है साहब mL²T-3A-2 होती है, ऐसा है कि नहीं। फिर इसकी डायमेंशन उलट हो जाएगी, यहाँ ये +2 हो रहा है साहब, वहाँ -2 होगा। जी की डायमेंशन के लिए क्या होगा, m-1 रहेगा, l-2 रहेगा, T3 रहेगा, A2 रहेगा। देखें रेजिस्टेंस की डायमेंशन को याद कर लो या समझ लो, बाकी कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब की डायमेंशन आप निकाल सकते हो, निकाल ही सकते हो ना। नेक्स्ट बात करते हैं जी, किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे साहब, उसकी जिस चीज़ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ये याद रखें, कंडक्टेंस कम होगी। अब बात करना चाहेंगे जैसे इंसुलेटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उनकी कंडक्टेंस कम रहती है, और मेटल्स की कंडक्टेंस रेजिस्टेंस जो है ना कम रहती है, तो मेटल में रेजिस्टेंस कम होती है लेकिन टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के। अभी जो कुछ समझ आ रही है तो समझते हुए जाओ। हाँ, बात करते हैं कंडक्टर्स के बाद कंडक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है,
ठीक है। कंडक्टिविटी भी नथिंग बट इसका सिंबल रहता है ये वाला सिग्मा की तरह। तो कंडक्टिविटी भी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। किस चीज़ के रेसिप्रोकल है, किस चीज़ के रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल है। दैट मीन की कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/ρ कर सकते हैं। यूनिट लिख देना। यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या है, यूनिट पहले बात करते हैं फिर इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, यूनिट आप रेजिस्टिविटी वाली याद कर लो, इसकी भी याद होती है। रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट है ओहम मीटर, तो इसके लिए क्या होगी कंडक्टिविटी की, मोहोमीटर। हाँ, ओहम के लिए क्या होता था, पर ओहम मीटर, पर ओहम पर मीटर, ऐसा है। या एक मोहोमीटर भी लिखा होता है, ये आसान चीज़ है। तो अब देखें मोहोमीटर ओहम मीटर ये तो आ गई। तो देखते हैं डायमेंशन क्या होगी। देखें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन को उल्टाओ, रेजिस्टेंस की डायमेंशन को उल्टाओ, माइनस कर देंगे ना। ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन ये है, आई समझ, रेजिस्टेंस की डायमेंशन ये है कि नहीं है। हाँ, लेकिन उसको माइनस करके लिखना है। क्या करके लिखना है, माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस ओहम पर ओहम है तो माइनस करेंगे, जो कुछ ये है उसके उलट उलट करके लिख देंगे। आई समझ, यानी कि यही लिख देंगे। ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी -1 L -2, ये उलट हुई होती है ना वैसे कंडक्टेंस की, तो रेसिप्रोकल होके माइनस होके आती है, इसलिए लिख रहा हूँ। P और A 2 है, लेकिन यहाँ पर ओहम है तो L -1 ये भी होगा ना इसके लिए, है ना। तो ये इसको इसके साथ मिला देंगे, तो M -1 L -3 T3 A 2। तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई ना, डायमेंशन आ गई। अब देखना एक बात करनी है मेटल्स के साथ। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी, सबकी बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी स्मॉल होती है। रेजिस्टिव स्मॉल है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, वेरी लार्ज होगी, कंडक्टिविटी लार्ज होगी। नेक्स्ट नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो क्या होगी, रेजिस्टिविटी लार्ज है तो कंडक्टिविटी लो होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो वेरिएंस ऑफ हमने कहा था इस चैप्टर के उसके साथ शूट करेंगे, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है, तो नेक्स्ट लेक्चर को इसके साथ अपलोड करेंगे, इसके साथ या ये अपलोड करेंगे, उसके लिए अलग से पार्ट 2 करके हम अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।